Hello. Good morning, very good morning to all of you, and welcome all in this session. So, what we did last time, क्या किया था बेटा हमने last lecture में? Very good morning, Amit. Skewness. Okay. So, I'm sharing your slides. Next slide of the lecture. Okay, is the screen visible to all of you? Yes, please. Okay. So today we will discuss about kurtosis, and that is another parameter of that is other measure of your measure of mm, central tendency kurtosis. So how we can define kurtosis? We have mainly six measure of central tendency. First is mean, median, mode. That is first category. एंड क्योंकि ये आप +1 2 लेवल पे पढ़ लेते हो तो थोड़ा सा इसमें तीन मेजर हैं जो मैंने इसमें क्या किया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दी। तो इसके अंडर आपने क्या मेजर किया, फिर मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस इसमें ऐड कर दिया गया है। तो थोड़ा सा जो भी आपने +1 2 लेवल पे पढ़ा था उसको थोड़ा सा वाइड कर दिया गया बाय एडिंग मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस। So moment and skewness we have done. So we have last lecture on chapter 1, that is curtices, how you can define curtices and how you will judge ki whether your curve of the frequency is curtices or not, how you will measure. So I'm sharing here your first lecture, oh sorry, seventh lecture. So what do you mean by curtices? तो कर्टिसिस द मेजर ऑफ स्क्यूनेस हेल्प अस। देखो लास्ट लेक्चर में हमने स्क्यूनेस पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था? स्क्यूनेस मींस लैक ऑफ सिमेट्री था, राइट? एंड नाउ वी कर्टिसिस इज कंसर्न्ड मेनली पीकनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड पे बता देता हूँ आपको पहले, ताकि आइडिया आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद हम अपना लेक्चर करेंगे। So first of all we have ये लग क्यों नहीं रहा भाई? कर्टिसिस, तो बेटा इसका मीनिंग, कर्टिसिस का मीनिंग क्या है? वी आर डायरेक्टली कंसर्न विद द पीकनेस। तीन टाइप के कर्व हो सकते हैं आपके। नंबर 1 कौन सा है? जो नॉर्मल कर्व है, यानी नॉर्मल कर्व का मीनिंग क्या है कि आपकी फ्लैटनेस ना ज्यादा है और ना कम है, यानी नॉर्मल है, ना ज्यादा फ्लैटनेस है। जैसे ये कर्व है, जैसा इधर जा रहा है वैसा इधर जा रहा है, so that is normal, that is normal curve.
लेकिन अगर मैं दूसरा लूं, इसका एक कर्व मैंने ये लिया है और इसमें मैंने देखा कि पीकनेस ज्यादा आ गई है, so that is peaked, that is normal curve. ये पेन नहीं चल रहा है, इसमें पेन का डालना पड़ेगा कुछ। पीक कर्व, that is normal curve। और अगर मैं थर्ड कर्व लेता हूँ, थर्ड कर्व क्या लूं, जैसे ये ले लिया मैंने, तो ये फ्लैट कर्व है। तो इसका मीनिंग क्या है, कर्टिस अंडर कर्टिसिस वी विल मेजर हाउ योर कर्व इज पीक्ड और फ्लैटनेस और नॉर्मल कर्व। So this is the agenda of this lecture. So the study of your peakedness, normalness and flatness comes under the topic curtices. Is that clear? Hello? Hello? Okay. So now I am sharing your lecture. So that is your curtices. Okay. So curtices means now we shall consider the peakness and flatness of frequency distribution. यानी जो frequency distribution आपके पास है, हम उसकी peakness और flatness के बारे में स्टडी करेंगे। The measure of peakness or flatness or the curve of the curve है ये, of the curve of a frequency distribution relative to curve of normal distribution. तो normal distribution से related है दोनों ये, flatness and peakness, and is called measure of curtices. और इसको जो measure करने का तरीका होता है किसको, flatness को, peakedness को, तो ये सारा का सारा measure of curtices के अंडर आता है। तो curtices refer to this curve of the frequency बल्जीनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वही आपका कि कितना पीक है कितना फ्लैट है, और ये सारा का सारा ये कर्टिसिस का मीन। कर्टिसिस मीन यू हैव टू स्टडी द मेजर ऑफ पीकनेस और फ्लैटनेस of the curve frequency distribution. So first of all, that is of three category. Number one is मेसोकर्टिक। तो मेसोकर्टिक कर्व कौन से होते हैं, जो नॉर्मल टाइप के कर्व होते हैं, यानी जितना ना तो वो फ्लैट है ना वो पीक्ड है, तो एक नॉर्मल फ्लैटनेस है और नॉर्मल पीकनेस है। तो कर्व ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मेसोकर्टिक इफ इट इज नाइदर फ्लैट नॉर शार्पली पीक्ड। द कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकर्टिक। तो आपको एग्जांपल आता है कि इनमें से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या दूसरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से कौन सा ये मेसोकर्टिक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो आपका मेसोकर्टिक है। और इसके लिए मैं अभी बताऊंगा आपको। दूसरा क्या है, लेप्टोकर्टिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय लेप्टोकर्टिक्स, जो जिसकी पीक ज्यादा होती है, तो क्या कहें, द कर्व ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लेप्टोकर्टिक इफ इट हैज मोर पीक देन नॉर्मल कर्व। जो नॉर्मल कर्व से पीक ज्यादा हो जाती है उसकी, तो उसको हम लेप्टोकर्टिक्स कहेंगे। और सिमिलरली प्लेटिकर्टिक किसे कहेंगे, द कर्व ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड प्लेटिकर्टिक्स इफ इट हैज मोर फ्लैट देन द नॉर्मल कर्व। अगर वो नॉर्मल कर्व से ज्यादा फ्लैट है तो हम उसको प्लेटिकर्टिक्स कहेंगे। लेकिन ये तो हमारे पास क्राइटेरिया है ज्योग्राफिकली यानी ग्राफिकली, कि अगर आपके पास कर्व की फिगर गिवन है तो आप देख लेंगे कि पीक्ड है या फ्लैट है या नॉर्मल है, तो उससे आइडिया बता देंगे। लेकिन मैथमेटिकली कैसे इसको आप देखेंगे, मैथमेटिकली देखने का तरीका क्या है, व्हेन ए कर्व इज सेड टू बी कट मेसोकर्टिक। देखो ये मैं बता रहा हूँ, फिर इधर देखो जहां मेरा कर्सर है उधर देखो, ये पैरामीटर बीटा 2 इज इक्वल टू 3 होना चाहिए
या V2 इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी बीटा 2 पे ले लेता हूं मैं, बीटा 2 मस्ट बी इक्वल टू 3। अगर आपकी बीटा 2 की वैल्यू आ जाती है 3, तो आप इसमें, इसका मतलब आपका जो कर्व है वो नॉर्मल कर्व है। अगर बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ जाती है तो लेप्टोकर्टिक्स है, यानी पीक ज्यादा है, पीक ज्यादा है। और अगर आपका बीटा 2 लेस देन 3 आ जाता है तो ये प्लेटिकर्टिक्स है, यानी ज्यादातर फ्लैट है। तो ये बीटा 2 की वैल्यू डिसाइड करेगी कि वेदर द कर्व इज मेसोकर्टिक्स, लेप्टोकर्टिक्स और प्लेटिकर्टिक्स। ये बताओ, ये पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात आती है कि बीटा बीटा 2 कैसे निकालना है। तो बात आती है बीटा 2 कैसे निकालना, वो अभी मैं बताता हूँ। बीटा 2 का मैंने पहले भी कराया आपको। हेलो हेलो बेटा, तीनों कर्व आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन को कवर कर देते हैं। दैट्स वाई या तो पीक्ड होगा, या नॉर्मल होगा, या फ्लैटनेस ज्यादा होगी कर्व की, यही तो कैटेगरी बनती है, और कौन सी बनेगी? हेलो, यस प्लीज। अमनदीप भाई देखो, एक एक नंबर है, एक नंबर है। वैसे भी चलो हम न्यूमेरिकल देखते हैं। एक नंबर है, कोई भी आप सपोज कर लीजिए, 5 ले लीजिए। या तीन पॉसिबल केसेस बनते हैं क्या? या तो x ग्रेटर देन 5 होगा, या x इक्वल टू 5 होगा, या x लेस देन 5 होगा। देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। इज इट क्लियर? हेलो हेलो। ओके, सो वी कम टू द नेक्स्ट। तो हमें ये जो मेजर ऑफ जो पीकनेस और ये आपका फ्लैटनेस मेजर करने के लिए, यानी कर्टिसिस मेजर करने के लिए बीटा 2 का इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर बीटा 2 आपने निकाल लिया, अगर उसकी वैल्यू 3 आ जाती है तो नॉर्मल कर्व होगा। अगर बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो लेप्टोकर्टिक होगा। और अगर लेस देन 3 है तो प्लेटिकर्टिक होगा। तो मैं आई एम राइटिंग हियर व्हाट इज बीटा 2। अब देखो, क्योंकि बीटा 2 के ऊपर सारा डिपेंडेंट है, तो बीटा 2 क्या है? बीटा 2 इज गिवन बाय μ4 बाय μ2 का होल स्क्वायर। अब μ2 μ4 मैंने आपको ऑलरेडी करा दी है। क्या है μ2 μ4? कौन बताएगा? व्हाट इज μ2 एंड μ4? μ1 μ2 μ3 μ4 चारों मैंने बताई थी आपको। क्या है ये? व्हाट इज दिस? यस प्लीज। बेटा देखो ना, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में क्या कराया था? मोमेंट्स। मोमेंट्स और किसके अबाउट हैं? म्यू आर किसके अबाउट दिखाता था? एक थी मोमेंट म्यू आर, एक थी म्यू आर डैश, और एक थी वी आर। तो म्यू आर डैश अबाउट मीन था, तो सेंटर है ये। तो आप क्या करेंगे, बीटा 2 निकालने के लिए या तो मोमेंट्स आपको गिवन होंगी, या मोमेंट्स आपको निकालनी पड़ेंगी। अगर गिवन है तो μ4 बाई μ2 का होल स्क्वायर कर दो, तो बीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सपोज दैट इज नॉट गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट μ2, यानी सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, एंड μ4 दैट इज फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन आपको निकालनी है, और इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास बीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी। और अनदर मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज डिनोटेड बाय गामा 2। गामा 2 कैसे डिफाइन करेंगे? बीटा 2 माइनस 3, जैसे हमने बीटा 1 डिफाइन किया था, लास्ट स्लाइड्स में दिखाया था मैंने आपको। मैं बीटा 1 डिफाइन किया था और गामा 1 क्या लिया था? अंडर रूट बीटा 1। तो इसी तरह से हम गामा 2 डिफाइन करेंगे। बीटा 2 की जो भी वैल्यू आ जाएगी उसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो बीटा 2 माइनस 3। तो बीटा 2 माइनस 3 देखो, अगर ये सॉरी गामा 2 की जो वैल्यू आएगी बीटा 2 माइनस 3 ले लेंगे। अब डिपेंड करता है कि अगर आपका फॉर ए नॉर्मल कर्व बीटा 2 या तो 3 होना चाहिए, लेकिन गामा के टर्म में क्या होना चाहिए? गामा 2 मस्ट बी 0। या तो आप बीटा 2 की वैल्यू 3 देख लो, बीटा 2 कैलकुलेट कर लो, या गामा 2 0 होना चाहिए। सिमिलरली प्लेटिकर्टिक्स कर्व बीटा 2 लेस देन 3 और gamma 2 less than 0. For leptokurtic curves, beta 2 must be greater than 3 or gamma 2
मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो या तो आप गामा से भी जज कर सकते हो और बीटा से भी जज कर सकते हो, तो बीटा 2 की वैल्यू निकाल के देख लो या गामा 2 की वैल्यू निकाल के देख लो, इट्स योर चॉइस। So next we have some examples based on these definitions. So next example is the first four moments about mean of a frequency distribution are 0, 100, -7 and 35,000. तो ये क्या दिया आपको? द फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मीन। मोमेंट्स अबाउट मीन दिए हैं तो म्यू आर, तो म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4, ये चार मोमेंट आ जाएंगे, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4, दैट इज गिवन। तो म्यू 1 क्या आ जाएगा आपका? म्यू 1 इज 0, फर्स्ट मोमेंट इज 0, सेकंड मोमेंट इज 100, तो म्यू 2 इज 100, म्यू 3 इज -7 एंड म्यू 4 इज 35,000. So these are the moments. So what you have discussed the courtesies of the distribution. आपको बताना है कि जिसकी ये moments हैं वो distribution आपका कैसा है, उसकी courtesies बताओ। तो क्या courtesies is given by beta 2? Beta 2, the formula for beta 2 is mu 4 by mu 2 का whole square. Mu 4 is given 35,000 and mu 2 is 100, तो 100 का whole square. So we will calculate this numerical value that turn out as 3.5, and because beta 2 turn out as 3.5, which is always greater than 3, so the value of beta 2 is greater than 3. So value of the beta 2 is greater than 3, so what does it mean? What the curve shows? देखो last case leptokurtic curve beta 2 must be greater than 3, so that means your curve is leptokurtic. Is that clear? The distribution is leptokurtic. हेलो बेटा, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे छोटे छोटे या क्विज में। इज दैट क्लियर? ओके, so I'm taking another one more example here. The first four moments of a distribution about the value 4. ये moments किसके about हैं? About any point 4, a is equal to 4 of the variable r. तो यानी म्यू आर डैश गिवन है, म्यू 1 डैश क्या हो जाएगा? -1.5, म्यू 2 डैश 17, म्यू 3 डैश -30 एंड म्यू 4 डैश 108। लेकिन मुझे बीटा 2 निकालने के लिए मुझे म्यू 4 और म्यू 2 की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये मोमेंट्स है जो आपको अबाउट एनी पॉइंट a इज इक्वल टू 4 गिवन है। तो पहले तो मैं इस रिलेशन का यूज करके, जो रिलेशंस था किसमें, मोमेंट्स अबाउट मीन और मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट में रिलेशन था, उनका यूज करके मैं इनकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ। वो शायद इसमें लेक्चर होगा, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कौन सी इक्वेशंस का यूज कर रहा हूँ मैं। These are definitions of moments. Yes, I'm using here mu 1 is equal to 0. These relations, I'm relation between moments about mean and moments about any point. Here the point is 4. तो म्यू आर और म्यू आर डैश में रिलेशनशिप किससे है? म्यू 1 हमेशा 0 होता है, म्यू 2 की वैल्यू म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर होती है, म्यू 3 का वैल्यू है, म्यू 4 की वैल्यू है। तो मैं जब ये फॉर्मूले यूज कर लूंगा तो आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू आर। तो मैंने क्या किया, म्यू 1 डैश ये था, म्यू 2 डैश इज 17, म्यू 3 डैश इज -30, म्यू 4 डैश इज 108। तो म्यू 2 की वैल्यू निकाल। म्यू 1 तो हमेशा क्या होगा बताओ, म्यू 1 क्या होगा? ना तो मुझे म्यू 1 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बीटा 2 निकालने के लिए मुझे म्यू 2 और म्यू 4 की रिक्वायरमेंट है। वैसे म्यू 1 क्या होगा, कौन बताएगा? व्हाट विल, हाँ वेरी गुड अमित, पीयूष, वेरी वेल डन बेटा। क्योंकि जो आपका म्यू 1 है, यानी फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0, तो इसीलिए इसमें म्यू 1 निकालने की हमें जरूरत नहीं है। हमें तो म्यू 2 और म्यू 4 का वैल्यू चाहिए बीटा 2 निकालने के लिए, तो मैं म्यू 2 निकाल लेता हूँ। म्यू 2 का फॉर्मूला क्या है? म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर। म्यू 2 डैश इज 17 और म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर यानी 1.5 का होल स्क्वायर।
that is minus 1.5. So please correct it. That is minus 1.5. Mu1 dash is minus 1.5. So minus 1.5 ka whole square. After this calculation, you will get this result as 14.75. तो म्यू टू की वैल्यू है जो 14.75 आ गई. सिमिलरली म्यू फोर का फॉर्मूला बनता है डैश की टर्म में ये. इसमें मैंने म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर डैश की वैल्यूज रख दी. म्यू फोर डैश की, म्यू थ्री डैश की, म्यू वन डैश की, म्यू टू डैश की. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब मैं इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास म्यू फोर है जो वैल्यू आ जाएगी 142.3125. So now you have beta mu2 value and mu4 value. So you just write the formula for beta 2 which is given by mu4 over mu2 का whole square. तो ये ऊपर आ गया आपका mu4 और नीचे आ गया 14.75 का whole square. After calculate this term with the calculator you will get 0.654. अब 0.654 यानी बीटा 2 ये लेस देन 3 है या ग्रेटर देन 3 है या इक्वल टू 3 है. यस 0.6 आया ना बेटा. 3 से बड़ा है छोटा है लेस है. तो इसमें वेरी वेल डन. तो लेस है तो इसका मतलब आपका कर्व क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का. तो देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकर्टिक्स. इज दैट क्लियर. हेलो यस प्लीज. ओके. So one more example here. The first four moments about the distribution about x is equal to 4. ये भी किसी पॉइंट के अबाउट x is equal to 4 के. तो 1, 4, 10, 45 यानी म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश, म्यू 4 डैश गिवन है. फाइंड द मीन. सबसे पहले तो मीन निकालना है और बीटा 2 की वैल्यू निकालनी है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. So we have mu 1 dash is 1, mu 2 dash is 4, mu 3 dash is 10, mu 4 dash is 45 because the moments are given about any point x is equal to 4. That's why these are the values for mu 1 dash, mu 2 dash, mu 3 dash, mu 4 dash. So mean का वैल्यू क्या होता है. मीन का वैल्यू होता है जो पॉइंट जिसके अबाउट मोमेंट्स आपको गिवन है प्लस mu 1 dash. That is the formula for your mean. आपको मैं एक बार चेक करा देता हूं क्योंकि इसको टाइम हो गया थोड़ा सा किए को. तो मैं इसमें चेक करा देता हूं कहां आता है फॉर्मूला. यस. रिमार्क नंबर 2 देखो. मीन इज गिवन बाय द पॉइंट ए जिसके अबाउट मोमेंट्स गिवन होती है प्लस म्यू 1 डैश. So these are the ये lecture moments वाले में बताया था मैंने. Mean is given by the point about which the moments are given plus mu 1 dash. So I just write this formula. तो mean की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी. The mean is given by now the point about which we have to find out the moment is 4. About any point x is equal to 4. So a is equal to 4 here and mu 1 dash is 1 here. So I just pass all the values of and the point a and mu 1 dash. It is 4 plus 1 that turn out as 5. Similarly we can find out minus mu 1 dash ka whole square which is given by 4 minus 1 ka whole square, that is 3. So value of mu 2 is given by 3. And similarly using this equation you can find out mu 4 which is the equation for mu 4 in term of mu I dash. So that turn out as 26. So after finding your values of mu 2 and mu 4 you just write the formula for B2 and calculate accordingly. So B2 beta 2 is given by mu 4 by mu 2 ka whole square, that is 26 by 3 ka whole square, and that turns out as 2.8889. So which is also less than 3. That is also less than 3. So what about your information about the curve of the distribution? That is also platykurtics. That is also platykurtics because the value of beta 2 is less than 3.
So these are short examples, and here the moments are given. Suppose we can have some questions in which your moments are not given, then you have to first evaluate the moments by using formulas, and then you have to find out beta 2. So in the next example, we have data, compute the coefficient of the skewness. You have to find the coefficient of skewness and curtices based on moments for the following distribution. आपको गिवन है जो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है डाटा, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, सो यू हैव टू फाइंड आउट its skewness and curtices of the data. So first column is reserved for the values of x. We list all the values of x in the first column, that is 4.5, 14.5 and so on. Second column is reserved for its frequency, so we write all the corresponding frequencies of x in this column, that is in second column. And because I have to find out, I have to use capital N here, yani sum of the frequencies. So sum of the frequencies capital N, that is 75 here. Then we will find out DIs. DIs is that formula is used for the assumed mean, because here the data is very complicated in terms of points. So huge data is there. So I adopt the formula for assumed mean. Here the minimum value of x is 4.5 and maximum is 94.5. So what about the middle value here? तो नियर अबाउट मिडल वैल्यू है जो आपकी 44.5 या 54.5 बनते हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। तो 44.5 ले लिया मैंने। तो जब मैंने ए को 44.5 ले लिया है, एज्यूम्ड मीन 44.5 ले लिया है, तो मैं डी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की हर एक वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन माइनस कर दूंगा। तो 4.5 माइनस 44.5 is minus 40. 14.5 minus 44.5 is minus 30. 24.5 is minus 44.5 is minus 20. 34.5 minus 44. Minus 10 and so on. I just completed the values of DIs. Now DIs में minimum common क्या आएगा बताओ? Positive common. What will be the minimum positive common in the column of DIs? थर्ड कॉलम में बेटा मिनिमम वैल्यू बताओ मुझे क्या आई? कौन बताएगा? मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी थर्ड कॉलम में? अरे पॉजिटिव एंट्रीज में से देख, हाँ 10. सो h is 10 here. So h is 10 और u कैसे डिफाइन करेंगे फिर नेक्स्ट कॉलम में? जो di आपका आया था उसको h से डिवाइड कर देंगे, तो u is equal to d by h, where h is equal to 10. तो h को 10 ले लो और u की वैल्यू निकाल दो। u कैसे निकालना है? d का जो कॉलम है उसको 10 से डिवाइड कर दो। माइनस 40 बाई 10 माइनस 4, माइनस 30 बाई 10 माइनस 3, माइनस 20 बाई 10 माइनस 2, माइनस 10 बाई 10 minus 1 and so on. So we complete the values of u. Next we need frequency into u, multiplication in the formula. So frequency के कॉलम को मैंने u के कॉलम के साथ corresponding entries को multiply कर दिया। 1 into minus 4 minus 4, 5 into minus 3 minus 15, 12 into minus 2 minus 24, 22 into minus 1 minus 22 and so on. And last में मैंने इनका सम निकाल लिया। इसी तरह से मैंने यू स्केयर निकाला। यू स्केयर क्या आएगा? माइनस 4 का होल स्केयर 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 3 का 9 और 16 और 25। तो यू स्केयर मैंने इतना यू स्केयर निकालने के बाद उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे u की वैल्यू क्या थी पहली? माइनस 4। यू स्केयर क्या आएगा? माइनस 4 का होल स्केयर यानी 16। 16 को मैंने f से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 16 into 1 16 आ जाएगा f u स्केयर में। यानी आपने पहले u स्केयर निकाल लिया, u स्केयर का कॉलम बना लिया करो, एक चाहिए सेपरेटली, इसने डायरेक्ट निकाल दिया। तो u स्केयर का कॉलम बना लो आप, u स्केयर की वैल्यू निकाल लो, फिर u स्केयर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके f u स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 16, 45, 48, 22 और 0 एंड सो ऑन, सम निकाल लिया। इसी तरह से u क्यूब का कॉलम बना लो पहले, और u क्यूब को जब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 64, माइनस 135 ये कॉलम आ जाएगा कंप्लीट। इसका लास्ट में सम निकाल दिया, दैट इज माइनस 6।
और U4 को निकाल लो, पहले अलग कॉलम में U4 निकाल लो और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके FU4 निकाल लो, क्योंकि ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में रिक्वायर्ड होंगी, तो मैंने ये सारे निकाल ली और लास्ट में इसका सम लिख दिया. So how you will, now I'm using the formula for moment about 44.5 because A is taken 44.5, तो mu1 dash की वैल्यू निकाल दी. mu1 dash का फॉर्मूला क्या होता है, summation fu by capital N into h. तो ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, -30/75 into 10 that is -4. mu2 dash मोमेंट जब अबाउट एनी पॉइंट डिफाइन की थी तब फॉर्मूला दिया था मैंने ये, तो -fu स्क्वायर बाय कैपिटल N h स्क्वायर, तो ये आ गया. इसी तरह से mu3 डैश की निकाल दी, mu4 डैश की निकाल दी. तो इस क्वेश्चन में बेटा क्या किया है, पहले 3 क्वेश्चन थे जो उसमें mu1 डैश, mu2 डैश, mu3 डैश, mu4 डैश आपको गिवन था, लेकिन इसमें डाटा गिवन था, तो आई फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट mu1 डैश, mu2 डैश, mu3 डैश, mu4 डैश. और क्योंकि मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए आई है विच इज ए इज इक्वल टू 44.5, तो मुझे अब मोमेंट्स अबाउट मीन निकाल दिया, यानी सेंट्रल मोमेंट. तो mu1 तो हमेशा 0 ही होता है, mu2 निकाल दिया मैंने, mu2 क्या आ गया, mu2 डैश माइनस mu1 डैश का होल स्क्वायर. तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब कैलकुलेट की 282.667 आ जाएगा mu2, और mu3 निकाल दिया तो दैट टर्न आउट एज 3376.004 आ गया. mu4 सिमिलरली निकाल दिया 302890.7 आ गया. तो ये आ गई मोमेंट्स अबाउट मीन. तो अब बीटा 2 का उनका फॉर्मूला लिखा, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, गामा 1 की वैल्यू निकाल दी. गामा 1 क्या होता है, अंडर रूट बीटा, और अंडर रूट बीटा की वैल्यू क्या होती है, mu3 ओवर mu2 का क्यूब. देखो गामा मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कौन देता है, गामा 1. और कर्टिसिस का स्क्यूमेंट मेजर मोमेंट कर्टिसिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यू मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस कौन देता है, गामा 2. तो गामा 2 mu4 बाई अंडर रूट गामा mu2 का होल स्क्वायर, और ये आपका आ गया गामा 1, तो ये माइनस बीटा 2 यानी 3. तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर दी, क्योंकि सारी वैल्यू आपके पास है, mu3 की वैल्यू है, mu2 की वैल्यू है, mu4 की वैल्यू है, mu2 की वैल्यू है. आफ्टर सबट्रैक्टिंग ऑल दीज वैल्यूज इन योर फॉर्मूलाज you will get gamma 1 as 0.71, so the which is positive, so the distribution is positively skewed. And here gamma 2 is 0.79 which is greater than 0, so your distribution is लेप्टोकर्टिक. देखो जब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर बीटा की फॉर्म में नहीं है, देखो ये मैं बता रहा हूँ, देखो बीटा से भी आप निकाल सकते हो या गामा से भी. जब गामा 0 होगा तो आपका जो नॉर्मल कर्व होगा या मेसोकर्टिक कर्व होगा, और अगर गामा 2 लेस देन 0 होगा तो प्लेटिकर्टिक्स कर्व होगा, और गामा 2 ग्रेटर देन 0 होगा तो लेप्टोकर्टिक्स कर्व होगा. तो गामा 2 है जो लेस देन 0 है तो प्लेटिकर्टिक्स आ गया ये कर्व इसमें. तो दिस इज द लेप्टोकर्टिक्स कर्व, ग्रेटर देन 0 आया है, ग्रेटर देन 0 आया तो लेप्टोकर्टिक्स कर्व आ गया. तो सिमिलरली ये एग्जांपल आपके पास, इसमें क्या है, डिस्कस द कर्टिसिस फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. अब मैंने ये दूसरे टाइप का एग्जांपल दिया है, इसमें क्या है कि आपके मार्क्स हैं जो क्लासेस की फॉर्म में है, तो ये डाटा एक क्लासेस की फॉर्म में है जिसमें साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है. तो इसमें क्या करते हैं, हम x की वैल्यू एज ए मिड पॉइंट निकाल लेते हैं क्लास का, दैट्स ऑल, दैट इज द ओनली डिफरेंस. बाकी सेम क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन बन जाएगा ये. तो इन द फर्स्ट कॉलम we will write the classes of the data, यानी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. अब corresponding frequency आ गई 8, 12, 20, 30, 15, 10, 5, ये ऑलरेडी दी हुई है आपको. देखो when marks are between 0 to 10, number of student 8 है, 10 to 20, number of student 12, तो these are the frequencies. अब मिड x की वैल्यूज कैसे निकालते हैं क्लासेस से, कि फर्स्ट क्लास के दोनों पॉइंट्स को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो 0 to 10 का क्या आएगा, 0 plus 10 by 2 that is 5.
नेक्स्ट क्लास 10 to 20 है, तो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 10 plus 20 30 by 2 is 15. नेक्स्ट क्लास क्या है, 20 plus 30 डिवाइड बाई 2 is 25 एंड so on. So x की वैल्यूज आ गई. अब देखो x आपके पास है, f आपके पास है, तो d की वैल्यू निकालेंगे, फिर u की वैल्यू निकालेंगे, फिर fu निकालेंगे, fu स्क्वायर निकालेंगे, fu क्यूब, fu 4. तो ये सारे के सारा सम निकाल लेंगे. ये जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है. तो आप μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश निकाल लेंगे फॉर्मूले से. और फिर क्योंकि μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश आ जाएगा आपके पास, फिर हम मोमेंट्स अबाउट मीन निकाल लेंगे, यानी μ2, μ4, बीटा 2 की वैल्यू निकाल देंगे. बीटा 2 इज गिवन बाय μ4 बाय μ2 का स्क्वायर, दैट इज लेस देन 3 आ जाएगा. दैट बीटा 2 की वैल्यू आएगी 2.5205. तो ये क्या है, लेस देन 3 आएगी. तो जब वैल्यू लेस देन 3 होती है बीटा 2 की, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है जो वो प्लेटिकर्टिक्स होता है. तो ये बिल्कुल सेम वाला एग्जांपल बन जाएगा. इज दैट क्लियर? हेलो, हेलो बेटा, ये क्लियर हो गया? Okay, so I am taking one more example here. Find the measure of courtesies of the following table. तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है. क्लासेस क्या 45 to 52 है. देखो इसमें भी वही है, फ्रीक्वेंसी लिखी, सॉरी क्लासेस लिखी, फिर फ्रीक्वेंसी लिखी, मिड पॉइंट निकाल दिया, डी की वैल्यू निकाल दी, यू की वैल्यू निकाल दी, एफ यू स्क्वायर, एफ यू क्यूब, एफ यू 4. और ये फॉर्मूले में रखने के बाद μ1 डैश, μ2 डैश ये निकाल दिया, और इसमें फिर μ2 μ4 डैश निकाल लिया, और बीटा 2 निकाल लिया. वो 3.1971 आया, यानी ग्रेटर देन 3 आया है. तो इसलिए योर डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकर्टिक्स. तो एक मैं एग्जांपल और ले रहा था. यस, ये दिस इज द एग्जांपल. obtain coefficient of skewness and courtesies for the following data. इसमें क्या है, इनकम गिवन है, लेकिन बिलो की फॉर्म में गिवन है. जब बिलो और अबव की फॉर्म में गिवन होता है तो ये आपका क्लासेस का डाटा होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक योर क्लासेस प्रॉपरली. तो इनकम इन आरएस बिलो की फॉर्म में है. ये बिलो 90, बिलो 110, बिलो 130, बिलो 150, बिलो 170. तो बिलो 90 कितनी है, 8. अब दोनों में डिफरेंस देखो कितना है. यहाँ 90 से फिर 110 है, तो दोनों में डिफरेंस देखता हूं तो मैं 20 का डिफरेंस है. तो 90 माइनस 20, 70 से 90 तक बना लिया मैंने. तो हमने क्लासेस इसकी प्रॉपरली अरेंज की. 70 to 90, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130, 130 to 150, 150 to 170. तो बेटा इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे आ जाएगी? देखो बिलो 90 तो है 8, नंबर ऑफ वर्कर्स जिनकी इनकम बिलो 90 है वो 8 है, और नंबर ऑफ पर्सन जिनकी इनकम बिलो 110 है वो 11 है. तो 90 और 110 के बीच में कितने वर्कर होंगे? 11 माइनस 8 दैट इज 3. 11 माइनस 8 दैट इज 3. तो बिलो 90 8 है, तो 70 और 90 के बीच में भी 8 ही रहेंगे. बिलो 90 8 है. तो इसमें क्या है, 110 to 130 के बीच में 18 माइनस 11 आ जाएगा 7. 130 और 150 के बीच में लेस देन 150 और लेस देन 130 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1. 24 माइनस 19 5. तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी. मिड पॉइंट निकालते हैं, बता दिया था, क्योंकि दोनों क्लासेस को ऐड करो, 2 से डिवाइड करके आपके मिड पॉइंट्स आ जाएंगे. डी निकाल लेंगे. अब तो क्वेश्चन वैसा ही बन गया. फिर सिर्फ इसमें क्या था कि ये चेक करना था आपने इसकी, फर्स्ट यू हैव टू मेक द प्रॉपर classes here. That is the only difference in this question. Otherwise the question remains same as earlier question. So that's all about this lecture. If you have any query or doubt, you may ask me. Yes, please. Is it clear? बेटा बताओ. हेलो. Okay, so I already shared this lecture with you people, right? So
That is your first chapter. From tomorrow, we will deal with another chapter, that is review on probability. We will start with probability theory. That is also well known for you at your lower standard. +1 2 में ये start हो जाता है probability theory. तो उसको revise करके आना जरा, ठीक है? Whatever we you study in at your +1 2 level, you just remind it. We give first review lecture on probability theory and then proceed your syllabus forward. Is that clear? Thank you. Thank you very much. Have a great day. Welcome all. Welcome all. Please leave your session immediately. सेशन लीव कर लिया करो बेटा जब भी